हेलो एवरीवन, दिस इज सीएस विक्रम सिरोही एंड वेलकम टू अफोर्डेबल क्लासेस। बच्चों, CSEET की क्लास में आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है बिजनेस कोरस्पोंडेंस। बिजनेस कोरस्पोंडेंस आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे अपनी CSEET की क्लास के अंदर। स्टार्ट करते हैं, क्या है, किस तरह से है, क्या होता है बिजनेस कोरस्पोंडेंस, बात करते हैं। अब बिजनेस के अंदर आपको किस तरह का कम्युनिकेशन करना है, बिजनेस जब आप करते हो बिजनेस कोरस्पोंडेंस में, कि मतलब बिजनेस में कम्युनिकेशन की क्या रेलेवेंसी है, बिजनेस के अंदर कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। बिजनेस कोरस्पोंडेंस आपको क्या बताएगा? बिजनेस कोरस्पोंडेंस आपको बताएगा कि एक बिजनेस के अंदर कम्युनिकेशन की कितनी रेलेवेंसी है। समझ आ गई? कितना इंपॉर्टेंट है भाई। आप ये क्या कहते हो, ये लिखता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में कुछ इतना नहीं है, यहां से स्टार्ट करते हैं। एसेंशियल ऑफ अ गुड बिजनेस लेटर। एसेंशियल ऑफ अ गुड बिजनेस लेटर। अब बिजनेस लेटर की, एक अच्छे बिजनेस कम्युनिकेशन की, एक अच्छे बिजनेस लेटर की कितनी इंपॉर्टेंट है। बिजनेस लेटर क्या होते हैं? बिजनेस लेटर होते हैं जो कंपनी के लेटर होते हैं जिनके ऊपर कंपनी कम्युनिकेट करती है ना। बिजनेस के लेटर्स होते हैं। लेटर प्रॉपरली उस पे कंपनी का नाम वाम सब कुछ लिखा होता है, और उसी पे ही कंपनी, आपने भी देखा होगा, आपके पास कोई नोटिस आता है किसी कंपनी का आया, उसके ऊपर कंपनी का पूरा नाम लिखा होता है। फिर वो अपना जो भी, उनको अपना लेटर के थ्रू जो भी बताना है आपको वो बताते हैं, नोटिस भेजते हैं। एसेंशियल ऑफ अ गुड बिजनेस लेटर। बेशक आज आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो गई है, लेकिन बिजनेस लेटर की इंपॉर्टेंस आज भी वही की वही है, रिड्यूस नहीं हुई। Rather, we witness the most of the software are available for helping and guiding for producing the effective business letter. In any case, they are only tool and may be used if necessary. However, we must understand the mechanical detail of the business letter. ये कहना चाह रहा है कि आज के टाइम पे बिजनेस लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस लेटर आज के टाइम पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेशक टेक्नोलॉजी आज बढ़ चुकी है, लेकिन फिर भी बिजनेस लेटर की जो इम्पोर्टेंस है वही की वही है। तो हमें बिजनेस लेटर का आज के टाइम पे भी पूरा पक्के से पता होना चाहिए। क्या होते हैं बिजनेस लेटर, बात करते हैं। सबसे पहले आता है लेटर हेड। लेटर हेड क्या होता है? लेटर हेड होता है कि मान लो जिस भी चीज पे कंपनी को कोई अपना क्या करना है, लेटर भेजना है किसी को, तो कंपनी अपने लेटर हेड पे भेजेगी। अब लेटर हेड होता किस तरह से है? कुछ नहीं होता, प्रॉपर पेज होता है। उस पेज के ऊपर, ब्लैंक पेज होता है वो, उस पेज के ऊपर कंपनी का नाम, कंपनी का सिम नंबर, कंपनी का एड्रेस, कंपनी का मोबाइल नंबर, कंपनी का कोई फैक्स नंबर है, कंपनी की कोई ईमेल आईडी है, ये सारे उस पर लिखे होते हैं, वो प्रिंट होते हैं। Letterhead along with the printed material like business card and brochure are the visual representation of any business. Letterhead is printed stationery which carry essential information about the company. Letterhead क्या है? एक printed stationery है जिसके ऊपर कंपनी की इंफॉर्मेशन लिखी होती है। Since the first contact with the company is usually made through letterhead. अगर किसी भी कंपनी को, कोई किसी को भी कॉन्टैक्ट करना होता है तो लेटर हेड के थ्रू ही किया जाता है। लेटर हेड पे क्योंकि कंपनी का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब कुछ लिखा होता है ना। तो किसी को भी, मतलब मान लो आपके घर पे कोई नोटिस आया, कैसे पता चलते हो कि कहाँ से आया? क्योंकि उसके लेटर हेड से पता चल जाता है कि ये इस कंपनी का नोटिस आया आपके पास। Since the first contact with the company is usually made through the letterhead, companies spend considerable time, effort, and money on getting it designed. A letterhead generally carry a company logo, tagline, the name and address of the registered office, corporate office of the company, corporate identity number, entities contact number, website, email address. तो ये सारी चीजें किस पे होती हैं?
लेटर हेड पे होती है। ये कहता है कि लेटर हेड जो होता है, लेटर हेड के ऊपर कुछ नहीं होता। लेटर हेड के ऊपर कंपनी का लोगो होता है, कंपनी का नाम होता है, कंपनी की टैगलाइन होती है, रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, ईमेल एड्रेस होता है, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर होता है। ये सारी चीजें किस पे होती है? These are all things on the letter। ये सब किस पे होता है? लेटर हेड पे होता है। समझ आ गई मेरी बात? तो लेटर हेड एक प्रिंटेड स्टेशनरी है, आपको ये सबसे पहले ध्यान रखना है। लेटर हेड क्या है? कंपनी की प्रिंटेड स्टेशनरी है, प्रिंटेड स्टेशनरी है। तो कोई भी नोटिस अगर कंपनी किसी को भेजती है, कोई भी लेटर किसी को भेजती है, तो अपने लेटर हेड पे प्रिंट करके ही भेजती है। समझ आ गई मेरी बात? तो ये जिस तरह से ब्लैंक पेज होते हैं ना, ऐसे ही ब्लैंक पेज होता है लेटर हेड, बस उसके ऊपर कंपनी का नाम, एड्रेस, जो भी लोगो वोगो है वो छपा होता है, वो प्रिंट होता है। अब आते हैं लेटर हेड जनरली कैरी। लेटर हेड में क्या लगा होता है? लेटर हेड में लगा होता है कंपनी का लोगो, कंपनी की टैगलाइन। आपसे पूछ सकता हूँ बार में, बताओ इनमें से लेटर हेड में क्या क्या होता है? तो आपसे पूछ सकता है कंपनी का लोगो, कंपनी की टैगलाइन, नेम एंड एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, कॉर्पोरेट ऑफिस, सिन नंबर, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस। ये हमेशा लेटर हेड में होता है, मैंडेटरी है एज पर दी कंपनी लॉ। दूसरा होता है रेफरेंस नंबर। क्या होता है रेफरेंस नंबर? क्या होता है? रेफरेंस नंबर हेल्प us in retrieving the letter at a later stage. It may contain initials of the letter writer, the department from which the letter is originate, and the distinctive number allotted to it. It is for organization to decide what the content of reference number should be. Some business letters show the reference number of the both the correspondence or the display printed pre-numbered sticker for the purpose। कई बार आपने देखा होगा, आपके घर पे ध्यान से देखना, कोई भी लेटर आया होता है, लेटर के ऊपर रेफरेंस नंबर या लेटर नंबर डला होता है, जिससे आप ये पता करके चलते हो कि इस लेटर का नंबर ये है, ताकि जिसको आप बाद में क्या कर सको, रिट्रीव कर सको, सर्च कर सको। A reference number help us in retrieving the letter at a large stage। जब ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी होती है, डेली पता नहीं कितने हजारों हजारों लेटर्स वो नोटिस वगैरह सेंड करते हैं, जब ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी बड़ी होती है, तो उसमें वो हर एक लेटर को एक लेटर का रेफरेंस नंबर देते हैं, जिससे वो रिट्रीव करते हैं कि भाई हाँ, इस वाले जो रेफरेंस नंबर के लेटर में क्या चीजें लिखी हुई थी। इट में कंटेन द इनिशियल ऑफ द लेटर राइटर, द डिपार्टमेंट फ्रॉम विच द लेटर ओरिजिनेट। इसके अंदर क्या होता है, रेफरेंस नंबर के अंदर या तो इनिशियल्स होते हैं, जिसने भी राइट लेटर को राइट किया, लिखा, या तो उसके इनिशियल होते हैं, या फिर वो डिपार्टमेंट की बताता है कि कौन से डिपार्टमेंट में से ये लेटर भेजा गया है। और हर एक लेटर का एक डिस्टिंक्टिव नंबर होता है। इट इज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू डिसाइड द कंटेंट ऑफ द रेफरेंस नंबर शुड बी। मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है कि भाई जिससे वो क्या कर सके, उस अगर जिसे पता है कि भाई इस लेटर का रेफरेंस नंबर ये है, तो उसे पता चल जाएगा कि इस रेफरेंस वाले लेटर के अंदर हमने क्या लिखा था। सम बिजनेस लेटर शो द रेफरेंस नंबर फॉर बोथ कोरेस्पोंडेंस और डिस्प्ले प्रिंटेड। कि भाई कई बिजनेस लेटर जो होते हैं, आप देखना कोई भी आपके घर में लेटर आया होगा बिजनेस से रिलेटेड, कोई भी ऐसा किसी कंपनी से आया हो, कहीं से आया हो, गवर्नमेंट से आया हो, उनके ऊपर एक नंबर लिखा होता है। नंबर, डेट। भाई लेटर के अंदर प्रॉपरली क्या होनी चाहिए, डेट होनी चाहिए। द डेट मस्ट बी रिटन इन द फुल विदाउट एब्रीवेटिंग द नेम ऑफ द मंथ। फॉर एग्जांपल ये इस तरह से, मे बी प्रेफरेबली रिटन एज 1 जून 2019। आप प्रॉपर लिखोगे, डेट, मंथ, ईयर, आप प्रॉपर लिखोगे। दिस रिमूव द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी मिसअंडरस्टैंडिंग एज अमेरिकन आर लाइकली टू रीड द गिवन डेट in the numeric as 6th of July 2019. The date must be written either below the reference number or the extreme right। आप या तो रेफरेंस नंबर के नीचे लिख सकते हो लेटर के अंदर, या फिर बिल्कुल राइट में लिख सकते हो। तो डेट भी आपके लेटर के अंदर होनी चाहिए। स्पेशल मार्किंग, स्पेशल मार्किंग, few space below the date one may show special marking such as confidential, airmail,
through registered post, courier, speed post, web. When the content of letter are confidential, then care should be taken to super subscribe the envelope also with the same marking. आप कोई भी घर के अंदर लेटर देखना, लेटर में डेट के नीचे या तो लिखा होगा कॉन्फिडेंशियल अगर वो सीक्रेट है लेटर काफी, या लिखा होगा बाय स्पीड पोस्ट कि भाई ये स्पीड पोस्ट के थ्रू आया है, या लिखा होगा बाय कुरियर कि भाई ये कुरियर के थ्रू भी आया है। आपको स्पेशल मार्किंग देनी है। स्पेशल मार्किंग हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, हमारा टॉपिक है, हमारा चैप्टर है बिजनेस कोरेस्पोंडेंस, और बिजनेस कोरेस्पोंडेंस के अंदर हम कौन सा टॉपिक पढ़ते हैं, एसेंशियल फॉर दी बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं? सबसे पहले लेटर हेड होना चाहिए, दूसरा रेफरेंस नंबर होना चाहिए, तीसरा डेट होनी चाहिए, चौथा स्पेशल मार्किंग होनी चाहिए। समझ आ गई यहां तक? आगे बढ़ते हैं। इनसाइड एड्रेस, द कंप्लीट नेम एड्रेस ऑफ द recipient is written below the special marking. It must be ensured that the inside name and address is extremely the same that are used on the envelope. अब क्या कह रहे हो, जो लेटर के ऊपर इनसाइड आप नाम लिखोगे, इसमें लिखा हुआ है जो लेटर के ऊपर आप इनसाइड में नाम लिखोगे, तो जिसको भी आप लेटर भेज रहे हो, टू, जिसको भी लेटर भेज रहे हो, टू मिस्टर दिस, इसका एड्रेस, पूरा एड्रेस, उसका नाम, उसका एड्रेस प्रॉपरली लिखोगे। जो एड्रेस आपने एनवलप के बाहर लिखा हुआ है, सेम एड्रेस अंदर भी आना चाहिए। अटेंशन लाइन, if the letter is addressed to a company or one or more department but the sender wish to deal with by particular individual, then the attention line may be inserted either above or below the inside address for the attention of Mr. कि भाई मान लो ये कहना चाह रहा है कि भाई अटेंशन लाइन क्या होती है, आप किसी कंपनी के अंदर, आप किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कोई लेटर भेज रहे हैं, उसमें आप दोगे, आप उसमें लिखोगे अटेंशन ऑफ मिस्टर, एक अटेंशन लाइन लिखोगे। भाई जब आपने सब्जेक्ट लिखा, हाँ, आप प्रॉपरली क्या लिखोगे, अटेंशन लाइन लिखोगे, अटेंशन ऑफ मिस्टर हरीश अरोड़ा मैनेजर, कुछ ऐसे करके कि भाई आपने जो ये लेटर भेजा है, ये आपने इसको भेजा है, ये स्पेसिफिकली इसके लिए है, आपको ये ध्यान रखना है। सोल्यूशन, द चॉइस ऑफ सोल्यूशन डिपेंड अपॉन द एक्सटेंड ऑफ फॉर्मेलिटी वन विश टू ऑब्जर्व। अब सोल्यूशन क्या होता है, आप किसी को क्या लिखते हो, डियर सर और मैडम, रिस्पेक्टेड सर और मैडम, सर, हेलो, आप लिखते हो ना डियर सर और मैडम। जब आप ये लिखते हो डियर सर और मैडम, या फिर लिखते हो रिस्पेक्टेड सर, ये क्या होते हैं, ये सोल्यूशन होते हैं। आपके लेटर के अंदर ये चीजें भी आनी चाहिए। सब्जेक्ट का हेडिंग, आप हेडिंग भी दोगे, आप जब सब्जेक्ट सोल्यूशन डालोगे उसके नीचे सब्जेक्ट का हेडिंग भी दोगे कि भाई किस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आप क्या कर रहे हो, लेटर भेज रहे हो, लेटर का सब्जेक्ट क्या है। मान लो आप प्रिंसिपल को सिक लीव भेज रहे हो, तो भाई आप सब्जेक्ट में सिक लीव डालोगे, सिक लीव फॉर वन डे, सिक लीव फॉर वन डे, आप डालते हो ना ऐसे। तो भाई क्या क्या एसेंशियल है, पहले आता है आपका, पहले एसेंशियल आपका आता है लेटर हेड, दूसरा आपका आता है रेफरेंस नंबर, तीसरा आपका आता है डेट, चौथा आपका आता है भाई ये आपका क्या कहते हैं, स्पेशल मार्किंग, इनसाइड एड्रेस, अटेंशन लाइन, सोल्यूशन, सब्जेक्ट हेडिंग। फिर आता है आपका मेन बॉडी। मेन बॉडी के अंदर क्या लिखते हो आप, मेन बॉडी के अंदर आपका पूरा सब्जेक्ट वो आता है, मैटर आता है, जो मेन चीजें आप लिखते हो। मेन बॉडी के अंदर आपका पूरा क्या आता है, मैटर आता है। मेन बॉडी जो होती है डिवाइड होती है तीन पार्ट के अंदर। मोस्ट ऑफ द बिजनेस लेटर के अंदर ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन से शुरू होती है, फिर एक मिडल सेक्शन आता है जिसमें आप बात करते हो पूरी, और बाद में आप अपनी कंक्लूजन पर इसको खत्म कर देते हो। तो मेन बॉडी तीन चीजों पे डिपेंड होती है, पहला ब्रीफ, ब्रीफ, दूसरा आता है फिर लॉजिकल, उसमें लॉजिकल फैक्ट्स आते हैं, फिर आता है कंक्लूजन, कंक्लूजन। तो आप इस तरह से फिर मेन बॉडी में शुरू करते हो
बताते हुए। फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में क्या आता है, यूअर फेथफुली, यूअर सिंसियरली, इस तरह से। फिर आते हैं सिग्नेचर, फिर आप सिग्नेचर करते हो, जो रिटर्न करता है सिग्नेचर कि थैंक यू मिस्टर दिस एंड दिस दिस। और जो भी आपको अगर अटैचमेंट लगानी है तो अपने लेटर के साथ आप अटैचमेंट भी लगाते हो। ये होता है क्या, कोई भी अटैचमेंट, कोई भी अनेक्शन आपको लगाना है, अटैचमेंट लगाना है, वो लगाते हो। तो असेंशियल फैक्टर क्या होते हैं, आपको ओएमआर के लिए ध्यान में रखना है कि असेंशियल फैक्टर फॉर दी लेटर क्या होते हैं। आपको याद रखना है, सबसे पहले लेटर हेड होता है, लेटर हेड। दूसरा होता है रेफरेंस नंबर, रेफरेंस नंबर। तीसरा होता है आपका डेट। चौथा होता है आपकी अटेंशन लाइन, अटेंशन लाइन। फिर होता है आपका सब्जेक्ट, फिर होता है आपका सैल्यूएशन, फिर होता है आपका मेन बॉडी, फिर होता है आपका लास्ट में जो भी आपको क्या करना है, क्लोजिंग, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री जो आप कॉम्प्लीमेंट्री देते हो, यूर फेथफुल एंड ऑल। और लास्ट में आता है आपका सिग्नेचर। और फिर कोई भी अगर अटैचमेंट आपको लगानी हो तो वो अटैचमेंट आती है। तो इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, अदरवाइज ये चीजें आपको ओएमआर में पूछ सकते हैं। समझ आ गई मेरी बात, ये चीजें आपसे ओएमआर में पूछी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर। अब हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर कितने तरह के होते हैं, ध्यान से सुनना। बिजनेस लेटर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं फॉर्मल, फॉर्मल बिजनेस लेटर, फॉर्मल बिजनेस लेटर। दूसरा होता है इनफॉर्मल, इनफॉर्मल बिजनेस लेटर। अब फॉर्मल बिजनेस लेटर में क्या होता है भाई, जो ये बिजनेस लेटर लेटर होते हैं ये बिल्कुल ही टिपिकल होते हैं, स्टैंडर्ड बिजनेस लेटर होते हैं। ये क्या होते हैं, ये बिल्कुल ही टिपिकल या स्टैंडर्ड बिजनेस लैंग्वेज बिजनेस लेटर होते हैं। ये बिल्कुल टिपिकल एंड स्टैंडर्ड बिजनेस लेटर होते हैं। इनको बेसिकली लीगल या फिर ऑफिशियल पर्पस के लिए, ऑफिशियल कोरेस्पोंडेंस के लिए यूज किया जाता है। दीज इंक्लूड लेटर रिगार्डिंग बिजनेस डील, ऑर्डर क्लेम, डिस्प्यूट सेटलमेंट, इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट, सेल प्राप्त रिपोर्ट। मतलब जो आप ऑफिशियल पर्पस के लिए कोई भी लेटर का यूज करते हो उसको बोला जाता है बिजनेस, फॉर्मल बिजनेस लेटर। इसमें क्या है, कोई भी लेटर आप किसी ऑफिशियल पर्पस के लिए, किसी बिजनेस में डील करनी हो, कोई एग्रीमेंट बनाना हो, कोई क्लेम से रिलेटेड हो, कोई ऑर्डर देना हो, कोई किसी से भी ऑफिशियल मैटर से रिलेटेड, किसी भी ऑफिशियल मैटर से रिलेटेड जब आप कोई लेटर क्या करते हो, बनाते हो, तो वो फॉर्मल बिजनेस लेटर होता है। इनफॉर्मल बिजनेस लेटर क्या होता है, एक कैजुअल टॉक होती है इसके अंदर। इनफॉर्मल बिजनेस लेटर के अंदर होता है कैजुअल, कैजुअल कोरेस्पोंडेंस। इसके अंदर कैजुअल कम्युनिकेशन होता है, जैसे दो फ्रेंड नॉर्मली बात कर रहे हैं, जैसे दो फ्रेंड नॉर्मली बात कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो एक कैजुअल इनफॉर्मल बिजनेस है, वो इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल। जब कैजुअली एक डिपार्टमेंट के दो लोग कैजुअली आपस में बात कर रहे हैं, एक कैजुअल टोन में बात कर रहे हैं, तो वो होता है इनफॉर्मल बिजनेस लेटर। कोई भी, जैसे
अप्रेजल से रिलेटेड मेमोरेंडम हो गया, कोई भी ईमेल हो गई, हाँ, कोई भी कवरिंग लेटर हो गया, कोई थैंक्स हो गया, इंटरव्यू हो गया, ये सारे कैजुअल होते हैं। समझ आ गई? तो एक फॉर्मल बिजनेस लेटर के अंदर आप किस तरह से कम्युनिकेट करते हो, इस तरह से आप टिपिकल स्टैंडर्ड ऑफिशियल कम्युनिकेट करते हो, ऑफिशियल मैटर से रिलेटेड। लेकिन इनफॉर्मल में आप कैजुअल कोरेस्पोंडेंस करते हो, कैजुअल कोरेस्पोंडेंस। अब आता है लेआउट, लेआउट ऑफ लेटर। लेटर का लेआउट कैसा होना चाहिए? एक होता है, कितने तरह के लेआउट होते हैं? दो तरह के लेआउट होते हैं, एक होता है ब्लॉक, एक होता है सेमी ब्लॉक। अब ये ब्लॉक और सेमी ब्लॉक क्या होते हैं, बात करते हैं। ब्लॉक फॉर्मेट का लेटर का लेआउट और सेमी ब्लॉक क्या होता है, बात करते हैं। ब्लॉक फॉर्मेट, ब्लॉक फॉर्मेट क्या होता है? ब्लॉक फॉर्मेट, in the block format letter layout, the date of the letter, reference number, subject, solution, paragraph in the body of letter, conclusion and signature, all comments at the left margin as is shown in the specimen below. Another point to note is that in this format no comma are used after inside address, solution and complimentary letter. ब्लॉक फॉर्मेट के अंदर होता है कि जो रेफरेंस नंबर होता है, जो डेट होती है, जो सब्जेक्ट होता है, जो सोल्यूशन होता है, जो पैराग्राफ होता है, वो कहाँ से शुरू होता है? सारा लेफ्ट साइड से, है ना, सारा लेफ्ट साइड से शुरू होता है। और इसके अंदर हम किसके, इसके इनसाइड एड्रेस के आगे कोई कोमा नहीं देते सर, इसके अंदर कोई सोल्यूशन के आगे कोई वो नहीं आता, कोमा नहीं आता। तो इसमें क्या होता है, इसमें कोमा नहीं आता कोई भी, है ना। तो ये क्या होता है कि ऐसे ब्लॉक मार्जिन से, ऐसे लेटर जो जिसके अंदर जो ये होता है रेफरेंस नंबर होता है, ये होता है रेफरेंस नंबर, रेफरेंस नंबर हर एक का रेफरेंस नंबर अलग होता है। ये डेट आती है, डेट, ये इनसाइड एड्रेस आता है, इनसाइड एड्रेस, ये आता है आपका वो कौन सा, अटेंशन लाइन, अटेंशन लाइन, ये आपका आता है सैल्यूएशन, सैल्यूएशन। उसके बाद ये आपका पूरा एक मेन मेन पैराग्राफ शुरू हो गया, मेन बॉडी का। उसके बाद आप ये देते हो आपका कॉम्प्लीमेंट्री, ये आपका सिग्नेचर। इस तरह से आपका क्या होता है, लेटर बनता है, ठीक है ना भाई। आपको ये देखना है, जो आपको ये दे रखा है, जो जहां पर रेफरेंस नंबर, डेट, इनसाइड एड्रेस, अटेंशन लाइन और सोल्यूशन जहां पर लेफ्ट साइड से शुरू होते हैं, आपकी लेफ्ट साइड से शुरू होते हैं, तो वो क्या होता है, वो ब्लॉक फॉर्मेट लेआउट होता है। वो क्या होता है, ब्लॉक फॉर्मेट लेआउट होता है। अब आता है सेमी ब्लॉक फॉर्मेट। सेमी ब्लॉक क्या होता है, बात करते हैं। सेमी ब्लॉक क्या होता है, बात करते हैं। The style is often termed as modified block style. In the semi-block format, the layout of letter, the date of the letter, conclusion and signature are aligned on the right side. इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो डेट होती है, डेट होती है, जो कंक्लूजन होता है एंड जो सिग्नेचर होता है, वो राइट साइड होता है। कहाँ होता है, राइट साइड होता है। जो सब्जेक्ट होता है वो लिखा जाता है बिल्कुल सेंटर में, मिडल में, सेंटरली। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, इसमें जो डेट है, डेट, जो कंक्लूजन है, जो सिग्नेचर है, ये सारे कहाँ है, राइट साइड में है। कहाँ है, राइट साइड में है। जो सब्जेक्ट है वो बिल्कुल सेंटर में है, सेंटर में।
इसको बोलते हैं सेमी ब्लॉक फॉर्मेट। इसको क्या बोलते हैं? सेमी ब्लॉक फॉर्मेट। सेमी ब्लॉक फॉर्मेट। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है असेंशियल ऑफ अ गुड बिजनेस लेटर? हमने ऊपर क्या पढ़ा था? असेंशियल ऑफ अ बिजनेस लेटर। दोनों में फर्क है। बिजनेस लेटर के लिए यहाँ पे हमारा ऊपर वाला टॉपिक कौन सा था? एक बिजनेस लेटर को बनाते टाइम आपको किन किन चीजों की, एसेंशियल ऑफ अ गुड बिजनेस लेटर, एक गुड बिजनेस लेटर की बनाते टाइम आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? बिजनेस लेटर, अटेंशन लाइन, ये वो तो हो गया ड्राफ्टिंग का। अब ये पूछ रहा है कि एसेंशियल ऑफ अ गुड बिजनेस लेटर, एसेंशियल ऑफ अ गुड बिजनेस लेटर के लिए किन किन पॉइंट को आपको ध्यान रखना है? पॉइंट टू बी कंसीडर, इसमें लिखा हुआ है, इसको लिखो, पॉइंट टू बी कंसीडर, पॉइंट टू बी कंसीडर फॉर द गुड बिजनेस लेटर। आपको मैं बार 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 आपको मैं बताता रहूंगा, आपका पेपर बच्चों OMR है, आपको स्मार्ट वे से पढ़ाई करनी है, ना कि रट्टा मारना है। रट्टा नहीं मारना, समझना है ये चीजें। ये हेडिंग आपको आना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेपर में आपसे हेडिंग ही पूछा जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड बिजनेस लेटर क्या है भाई? आपका जो लेटर होना चाहिए वो कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट होना चाहिए, जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इसके अंदर पहला कंप्लीटनेस होनी चाहिए। लेटर आपका कंप्लीट होना चाहिए, है ना? जो भी आप इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो प्रॉपर होनी चाहिए, कुछ भी छूटा नहीं होना चाहिए। समझ आ गई? अगर आप इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को बीच में आधा अधूरा देते हो तो उससे आपको क्या मिलेगा? वो इनकम्प्लीट होगी, जिससे अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। दूसरा होना चाहिए क्लैरिटी। क्लैरिटी भाई आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बताना चाह रहे हो, आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए। The writer must be clear about what he want to convey, and then he should try to express in simple and straightforward language. भाई पता होना चाहिए आपको कि आप क्या लिखना चाहते हो, और आपको ये पता होना चाहिए कि सिंपल लैंग्वेज कौन सी है जिसको मैं यूज करूं ताकि मैं इसको अच्छे से लिख सकूं। क्लियर एंड सिंपल राइटिंग, clear writing and clear thinking should go hand in to hand, and one person person who thinks straight is usually able to write straight. Before writing, the writer should plan the message to be conveyed. भाई कुछ भी लिखने से पहले आपको दिमाग में सोचना पड़ेगा कि आपको लिखना क्या है। आप सोचते हो ना? पहला आपका जो लेटर होना चाहिए वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, दूसरा आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, तीसरा सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। जो भी आप बताओ सिंपली वे में बताओ, दूसरे को समझ आए। बिजनेस लेटर शुड बी इन प्लेन एंड सिंपल स्टाइल, clear and easily understood. Accordingly, the language of business letter should be very simple. The use of writing expression and the high sound fara should be avoided. Accurate होना चाहिए। Business letter should not any fall and misleading statement. आपके business letter के अंदर कोई भी ऐसी fall या misleading statement नहीं होनी चाहिए। There should be no mistake which usually creep in the letter due to negligence. यहाँ पे क्या है कि भाई ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए आपकी गलती की वजह से, कि भाई जिसमें आपने कोई गलती कर रखी है और गलती की वजह से लेटर में क्या हो रहा है, बिल्कुल क्रीप लेटर है। आप अवॉइड करोगे सारी चीजों को। ब्रीविटी होनी चाहिए। इन द बिजनेस लेटर अननेसेसरी वर्ड एंड सुपरफ्लुअस वर्ड, सुपरफ्लुअस मैटर शुड बी अवॉइडेड। अननेसेसरी वर्ड या सुपरफ्लुअस मैटर जो है वो अवॉइड करोगे। ब्रीविटी होनी चाहिए, सिंपल होना चाहिए, सिंसेरिटी होनी चाहिए। भाई आप जो भी लेटर लिखते हो ह्यूमन की डिग्निटी को ध्यान में रख के ही लिखोगे, सिंसेरिटी होके लिखोगे। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी गाली गलोच लिख रहे हो, नहीं, सिंसेरिटी के साथ लिखोगे। कर्टेजी, कर्टेजी, कर्टेजी होनी चाहिए।
भाई ये कहना चाह रहा है कि भाई कर्टजी के साथ आप मेंशन करोगे, आप अपने जो भी लिख रहे हो अपने दिमाग खोल के लिखोगे, है ना, आप प्रॉपर अच्छे से इसको यूज करोगे स्टाइल। और ऐसा नहीं है कि भाई हर एक चीज का एक स्टाइल होता है। द वर्ड यूज इन द बिजनेस लेटर एंड द वे इन विच दे आर यूज एक्सप्रेस द राइटर इज पर्सनालिटी, personality and give the letter is what is called is style. Style in writing, as in the other walk of life, is a quality peculiar to the individual. It is determined by the background, trading experience of a person and a way he thinks. If one write with naturalness and ease, the latter so produce will reflect the personality. मतलब हर एक पर्सन का एक पर्सनैलिटी होती है, हर एक पर्सन की एक लिखने का तरीका अलग होता है, तो अपने नेचुरल तरीके में ही लिखे ताकि दूसरे वाले को समझ आए पढ़ के कि भाई ये इसी ने लिखा है। तो कुछ फैक्टर होते हैं, तो फैक्टर क्या होते हैं, कंप्लीटनेस होनी चाहिए, पहला कंप्लीटनेस होनी चाहिए, दूसरा क्लैरिटी होनी चाहिए, तीसरा सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, चौथा एक्यूरेसी होनी चाहिए, पांचवा ब्रीविटी होनी चाहिए, सिक्स सिंसेरिटी होनी चाहिए, सेवंथ कर्टेसी होनी चाहिए और एट स्टाइल होना चाहिए। ये चीजें बच्चों आपको ध्यान रखनी है और इन यही ओएमआर में पूछा जाएगा। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओएमआर में आपसे यही पूछा जाएगा बच्चों। अब आते हैं बिजनेस मैसेज। बिजनेस मैसेज, अब बिजनेस मैसेज क्या होता है? बिजनेस मैसेज क्या होता है? बिजनेस मैसेज, बिजनेस मैसेज इंक्लूड मैसेज फ्रॉम द चेयरमैन ऑफ द कंपनी टू द शेयर होल्डर। भाई ऐसे मैसेज जो चेयरमैन ऑफ द कंपनी किसको देता है? शेयर होल्डर को देता है, एम्प्लॉय को देता है, या रिलेटेड टू सेल, रिलेटेड टू परचेज, प्रोडक्ट सर्विस, किसी चीज की कंफर्मेशन या कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर, इनवॉइस, कंपनी अनाउंसमेंट, नोटिफिकेशन, एम्प्लॉय रिलेटेड न्यूज, प्रमोशन, अवार्ड, इंक्रीमेंट, बोनस, मतलब जो एक बिजनेस कॉर्पोरेट के अंदर यूज किए जाते हैं जितने भी मैसेज एक बिजनेस सेक्टर के अंदर, एक बिजनेस कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर यूज किए जाते हैं, चाहे वो आपके सेल से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी सर्विस से रिलेटेड हो, चाहे वो एम्प्लॉय से रिलेटेड हो, या एम्प्लॉय की प्रमोशन, वो एम्प्लॉय के अवार्ड, एम्प्लॉय की सैलरी से रिलेटेड हो, वो सारे के सारे क्या हैं? वो सारे के सारे बिजनेस मैसेज हैं। These messages are very crucial for the business. भाई ये मैसेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं बिजनेस के लिए। बी इट इन द फॉर्म ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट इन प्रिंट और इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, और इन द फॉर्म ऑफ एनी इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। और ये जो ये मैसेज होते हैं, ये किस फॉर्म में होते हैं? ये मैसेज होते हैं या तो एडवर्टीजमेंट की फॉर्म में होते हैं, या तो ये एडवर्टाइजमेंट की फॉर्म में होते हैं। एडवर्टीजमेंट आपकी प्रिंट भी हो सकती है एंड इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकती है। दूसरा इंटरनल कम्युनिकेशन, इंटरनल कम्युनिकेशन, या फिर ये कंपनी के अपने किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कम्युनिकेशन भी हो सकते हैं, या फिर एक्सटर्नल कम्युनिकेशन भी हो सकते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में जब हमारी बात चल रही थी बिजनेस कम्युनिकेशन में, इंटरनल कम्युनिकेशन क्या होता है, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन क्या होता है, मैंने बताया था। गुड बिजनेस मैसेज आर एसेंशियल टू दी कीप द बिजनेस रिलेशनशिप इन द गुड हेल्थ। भाई अगर आपको बिजनेस अच्छा चलाना है तो आपका बिजनेस मैसेज भी अच्छे होने चाहिए। देयर आर मैनी टाइप ऑफ बिजनेस मैसेज विच अ बिजनेस कैन राइट टू अनदर बिजनेस ऑन डे टू डे बेसिस। काफी तरह के बिजनेस मैसेज होते हैं। In business message, the self-centered approach prepared communication to see each situation from own point of view may lead to a writer-oriented approach। भाई ये कहना चाह रहा है कि भाई बिजनेस मैसेज के अंदर सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच
के साथ अगर आप कम्युनिकेशन करते हो तो वही जो मैसेज होता है वो एक अच्छा मैसेज होता है ना, सेल्फ सेंटर हो गया। तो भाई अब क्या होता है, ये हो गया बिजनेस मैसेज की बात। बिजनेस मैसेज कौन से मैसेज होते हैं जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में यूज किए जाते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में चेयरमैन अपने किसी एम्प्लॉई, किसी शेयर होल्डर या किसी भी सेल से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई मैसेज देता है, कोई अनाउंसमेंट, कोई नोटिफिकेशन, एम्प्लॉय से रिलेटेड कोई भी अगर मैसेज है, एम्प्लॉय की इंक्रीमेंट, प्रमोशन, अवार्ड, सैलरी से रिलेटेड, वो सारे किस में आते हैं, बिजनेस मैसेज में आते हैं। और बिजनेस मैसेज या तो एडवर्टीजमेंट की फॉर्म में हो सकते हैं या फिर इंटरनल कम्युनिकेशन हो सकता है, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन हो सकता है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर बेसिकली कौन सा वर्ड यूज किया जाता है, या तो आई या फिर वी। यू एटीट्यूड वहां पे नहीं चलता। इसके अंदर क्या होता है, या तो आई यूज किया जाता है या फिर वी यूज किया जाता है। अगर आप कंपनी के बिहाफ पे, अगर कोई पर्सन अगर कोई पर्सन कंपनी के बिहाफ पे अगर कोई पर्सन कंपनी के बिहाफ पे कम्युनिकेशन करता है तो वो पर्सन आई या फिर वी वर्ड का यूज करेगा। समझ आ गई? वी, आपके अंदर वी होना चाहिए, वी, आई वी। आगे बढ़ते हैं। बिजनेस मैसेज और पॉजिटिव मैसेज क्या होता है, पॉजिटिव मैसेज आगे आता है। पॉजिटिव मैसेज क्या होता है? पॉजिटिव मैसेज इंक्लूड मैसेज वेयर द ऑडियंस इज एक्सपेक्टेड टू रिएक्ट इन अ न्यूट्रल टू पॉजिटिव मैनर। पॉजिटिव मैसेज वो होता है कि जहां पर आप किसी को पॉजिटिव मैसेज दे रहे हो और पॉजिटिव मैनर में आपको सुनने वाले से आप एक्सपेक्ट करते हो कि भाई वो भी पॉजिटिव मैनर में रिएक्ट करे। पॉजिटिव मैसेज कैन टू कंसिस्ट ऑफ रूटीन और गुड न्यूज। पॉजिटिव मैसेज में कोई भी अच्छी न्यूज होगी। दीज मैसेज माइट बी आइटम सच एज कांग्रेचुलेशन, कंफर्मेशंस, डायरेक्शंस, सिंपल क्रेडिट रिक्वेस्ट। आप किसी को कांग्रेचुलेशंस बोल रहे हो, आप किसी को कोई क्रेडिट दे रहे हो, आप कंफर्मेशन ले रहे हो, डायरेक्शन दे रहे हो, ये सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव मैसेज होते हैं, जिसमें आप ऑडियंस से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो रिएक्ट करे एक पॉजिटिव मैनर में। पॉजिटिव मैसेज क्या होता है? पॉजिटिव मैसेज वो मैसेज होता है जिसमें आप ऑडियंस से एक्सपेक्ट करते हो टू रिएक्ट इन अ पॉजिटिव मैनर, कि भाई पॉजिटिवली रिएक्ट करो। और इसमें आप किस तरह से किन किन पॉजिटिव कोई सी भी पॉजिटिव मैसेज के अंदर आप कौन कौन सी आइटम यूज करते हो, सच एज कॉन्ग्रेचुलेशन, कंफर्मेशन, डायरेक्शन, सिंपल क्रेडिट। तो ये सारे के सारे क्या आते हैं, पॉजिटिव मैसेज। फॉलोइंग मैसेज आर कंसीडर पॉजिटिव। किन किन मैसेज को पॉजिटिव कहा जाएगा? पहले, द रिसीवर लाइकली टू एक्सपेक्ट गुड न्यूज। रिसीवर जो है लाइक करता है, एक्सपेक्ट करता है न्यूज, जो उसको न्यूज मिलनी चाहिए वो न्यूज ही वो एक्सपेक्ट करता है। समझ रहे हो मेरी बात? द रिसीवर नीड लिटिल एजुकेशन और बैकग्राउंड टू अंडरस्टैंड द न्यूज। द रिसीवर कंसीडर द मैसेज रूटीन।
तो ये सारे पॉजिटिव मैसेज होते हैं। नेगेटिव मैसेज क्या होता है? नेगेटिव मैसेज इंक्लूड मैसेज वेयर ऑडियंस इज एक्सपेक्ट टू रिएक्ट इन नेगेटिव मैनर। भाई ऐसे मैसेज जहां पर ऑडियंस इज एक्सपेक्टेड, ऑडियंस को एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो नेगेटिवली क्या करेगी, रिएक्ट करेगी। कोई भी बैड न्यूज हो गई है ना, कोई भी बैड न्यूज हो गई जिसमें आप क्या कर रहे हो, बता रहे हो। और बैड न्यूज कैसे शुरू होती है बिजनेस के अंदर? बैड न्यूज जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, कोई रिफ्यूज हो गया, मना कर दिया रिफंड न देने से, आप किसी को बैड न्यूज सुना रहे हो, कोई आपकी मदद करने को तैयार नहीं है, ये सारी क्या है, बैड न्यूज है। भाई जब ऑडियंस एक्सपेक्ट करती है टू रिएक्ट इन अ नेगेटिव मैनर, वो होते हैं नेगेटिव मैसेज। अब आता है परसुएसिव मैसेज क्या होते हैं। अब आता है परसुएसिव मैसेज क्या होते हैं। द थर्ड ओवरलैपिंग कैटेगरी इज परसुएसिव मैसेज। In these types of message, the audience is expected to need encouragement in order to act as a sender desire. भाई ऐसी चीज में ऑडियंस से एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई एनकरेज करे। भाई कोई भी पर्सन कोई बात बता रहा है, किसी तरह से कुछ काम की बात बता रहा है, तो उसको एनकरेज किया जाए, उसको बोलते हैं परसुएसिव मैसेज। जैसे आप मम्मी पापा के पास जाते हो और मम्मी पापा को बताया कि मैं ये काम करना चाहती हूँ, अगर मम्मी पापा आपको एनकरेज कर रहे हो कि वाओ करो, हम आपको बढ़ावा देंगे, उसको बोलते हैं परसुएसिव मैसेज। इन सम केस द रिसीवर इज मोर लाइक अ पॉजिटिव ऑडियंस। फॉर एग्जांपल, व्हेन यू आर आस्किंग फॉर अ रिकमेंडेशन लेटर or when you are inviting someone to attend and after our work function. In other case, the receiver is more like a negative audience. For example, when you are requesting additional payment as a result of shared error or when you are providing extension. मतलब आप क्या होते हैं इसमें, क्या होता है, एनकरेजमेंट होती है, किसी भी चीज की एनकरेजमेंट होती है, या तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है या बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है। परसुएसिव मैसेज के अंदर या तो पर्सन बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है, इस वाले परसुएसिव मैसेज के अंदर या तो आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हो या फिर आप बहुत ज्यादा नेगेटिव होते हो, नेगेटिव होते हो। समझ आ गई? ये होता है परसुएसिव मैसेज। अब आता है बिजनेस रिपोर्ट। क्या होती है बिजनेस रिपोर्ट? अब हमारे पास आता है बिजनेस रिपोर्ट। जो रिपोर्ट वर्ड है वो कहां से डिराइव हुआ है? रिपोर्ट वर्ड डिराइव हुआ है लैटिन भाषा से, जिसका नाम है रिपोत्रे। री बैक पोत्रे मीन्स कैरी। इसका मतलब होता है कैरी बैक, कैरी बैक। रिपोर्ट का मतलब होता है कैरी बैक। ओएमआर में आपसे पूछ सकते हैं। रिपोर्ट इज अ मैसेज टू मैनेजमेंट। रिपोर्ट क्या होती है? रिपोर्ट इज अ मैसेज टू मैनेजमेंट। इट ट्रेवल फ्रॉम द एम्प्लॉय टू सुपीरियर, फ्रॉम सुपीरियर टू एग्जीक्यूटिव, फ्रॉम एग्जीक्यूटिव टू मैनेजमेंट। रिपोर्ट जो होती है वो किसको होती है? रिपोर्ट टू मैनेजमेंट। और ये किस तरह से फ्लो करती है? रिपोर्ट एम्प्लॉई से सुपरवाइज के पास जाती है, सुपरवाइजर के पास जाती है, फिर सुपरवाइजर से एग्जीक्यूटिव के पास जाती है, फिर एग्जीक्यूटिव से मैनेजमेंट के पास जाती है।
मैनेजमेंट करवा जाती है। सिमिलरली स्टेटेड बिजनेस रिपोर्ट कन्वे इंफॉर्मेशन टू असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग। जो बिजनेस रिपोर्ट होती है वो हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग में। रिपोर्ट इज द मीन टू प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन। रिपोर्ट का मतलब क्या होता है? कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। सम रिपोर्ट माइट प्रेजेंट द एक्चुअल सॉल्यूशन टू सोल्व अ बिजनेस प्रॉब्लम। कुछ रिपोर्ट होती हैं जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देती हैं। अदर रिपोर्ट माइट रिकॉर्ड हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। कुछ रिपोर्ट प्रेजेंट प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देने के लिए बनाई जाती हैं। कुछ इंफॉर्मेशन पास्ट की, कुछ रिपोर्ट होती है जो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन को क्या करती हैं? रिकॉर्ड करती हैं, और जो यूजफुल होती है डिसीजन मेकिंग में, है ना। द रिपोर्ट कैन बी डिफाइंड एज एन ऑर्डरली एंड ऑब्जेक्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इसका मतलब होता है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को एक ऑर्डरली वे में क्या करना? रिकॉर्ड करना, जो हेल्प करती है किसमें? डिसीजन मेकिंग में। अलग अलग पार्ट होते हैं डेफिनेशन, पार्ट ऑफ दिस डेफिनेशन। रिपोर्ट मस्ट बी वेल ऑर्डर्ड सो दैट रीडर कैन इजीली फाइंड इंफॉर्मेशन। जो रिपोर्ट होनी चाहिए वो सीक्वेंस में होनी चाहिए। इट मस्ट बी ऑब्जेक्टिव बिकॉज द रीडर विल यूज द रिपोर्ट टू मेक डिसीजन दैट अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। आपने किस पर्पस के लिए रिपोर्ट बनाई है? ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। आपको रिपोर्ट बनाने का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बाद आता है हमारे पास इट मस्ट बी प्रेजेंट इंफॉर्मेशन फैक्ट एंड डाटा। इट मस्ट बी अ प्रेजेंट इंफॉर्मेशन फैक्ट एंड डाटा वेयर subjective information are required as in drawing conclusion and making recommendation. They must be present ethically and must be based on the information contained in the report. भाई आपकी जो रिपोर्ट होनी चाहिए वो फैक्ट के ऊपर, डाटा के ऊपर बेस होनी चाहिए, जिसपे क्या हो सके? सब लोग विश्वास कर सके। और ये आपकी एड का मतलब होता है हेल्प। इट मस्ट एड इन डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपकी मदद करे किस चीज में? प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से पढ़ना है इसको, क्योंकि OMR में से यहाँ से यहाँ तक आपसे पूछ सकता है। क्लियर है? कितनी तरह की बिजनेस रिपोर्ट होती है बात करते हैं। बिजनेस रिपोर्ट, अलग अलग तरह की बिजनेस रिपोर्ट होती हैं, जैसे कंप्लायंस रिपोर्ट हो गई, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट हो गई, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट हो गई, रिकमेंडेशन रिपोर्ट हो गई, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट हो गई, फिजिबिलिटी रिपोर्ट हो गई, रिसर्च रिपोर्ट हो गई, पीरियोडिक रिपोर्ट हो गई, सिचुएशन रिपोर्ट हो गई। ये सारी अलग अलग तरह की रिपोर्ट होती है। अब आता है अब हमारे पास आता है राइटिंग अफेक्टिव बिजनेस रिपोर्ट। अब हमारे पास आता है राइटिंग अफेक्टिव बिजनेस रिपोर्ट। अब आप जब अफेक्टिव बिजनेस रिपोर्ट को राइट करोगे तो आपको किन किन बातों को ध्यान रखना है? भाई, बिजनेस रिपोर्ट शुड नॉट बी रिटन इन इजी फॉर्मेट। बिजनेस रिपोर्ट जो होती हैं एक इजी फॉर्मेट नहीं होता। बिजनेस रिपोर्ट को बनाते टाइम आपको कुछ एलिमेंट को ध्यान रखना है। आपको प्रॉपर हेडिंग बनाने होते हैं, आपको सब हेडिंग बनाने होते हैं, बुलेट पॉइंट बनाने होते हैं, डायग्राम बनाने होते हैं, टेबल बनानी होती है। कोई भी रिपोर्ट आप बनाते हो, रिपोर्ट को बनाते टाइम आपको हेडिंग देने होते हैं, सब हेडिंग देने होते हैं, आपको बुलेट बनानी होती है, बुलेट्स, पॉइंट्स बनाने होते हैं, डायग्राम बनाने होते हैं, आप सिंपल लैंग्वेज के अंदर टेबल बनानी होती है।
आप सिंपल लैंग्वेज के अंदर रिपोर्ट नहीं बना सकते। भाई मेन पर्पस जो होता है रिपोर्ट का, एक रेलेवेंट इंफॉर्मेशन अच्छे तरीके से क्लियरली देना। एक बिजनेस रिपोर्ट 2 से 3 पेज तक की भी हो सकती है, काफी सारे पेज तक की भी हो सकती है। अब इसके कौन कौन से एलिमेंट होते हैं बिजनेस रिपोर्ट के? कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? पहला होता है एग्जीक्यूटिव समरी। एग्जीक्यूटिव समरी। दूसरा होता है बॉडी। तीसरा होता है की फाइंडिंग। एंड चौथा होता है कंक्लूजन। ये आपको याद करना है। बिजनेस रिपोर्ट की 4 एलिमेंट होते हैं: एग्जीक्यूटिव समरी, बॉडी, की फाइंडिंग एंड कंक्लूजन। ये आपको ध्यान रखना है। कंक्लूजन। आगे बढ़ते हैं। इफेक्टिव बिजनेस रिपोर्ट के अंदर आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है? इफेक्टिव बिजनेस रिपोर्ट में किन किन चीजों का ध्यान रखना है? पहला, आपकी रिपोर्ट का ऑब्जेक्ट क्या होगा? ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिपोर्ट। आप किस पर्पस के लिए, किस मुद्दे के लिए रिपोर्ट बना रहे हो? दूसरा, फॉर्मेट। किस फॉर्मेट में रिपोर्ट बना रहे हो, ये भी मैटर करता है, फॉर्मेट ऑफ द रिपोर्ट। तीसरा, यूजर ऑफ द रिपोर्ट। आप रिपोर्ट किनको करोगे? चौथा, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। पांचवा, कलेक्शन ऑफ डाटा एंड फैक्ट एनालाइज एंड फैक्ट फाइंडिंग प्रोसीजर और लास्ट एग्जीक्यूटिव समरी। एक इफेक्टिव बिजनेस रिपोर्ट के लिए क्या क्या जरूरी है, क्या क्या पॉइंट जरूरी होना चाहिए? पहला, ऑब्जेक्ट क्या होगा आपकी रिपोर्ट का। दूसरा, फॉर्मेट क्या होगा। तीसरा, रिपोर्ट के यूजर्स कौन होंगे। चौथा, रिक्विजिट इंफॉर्मेशन। पांचवा, कलेक्शन ऑफ डाटा, एनालाइज एंड फैक्ट फाइंडिंग प्रोसीजर एंड एग्जीक्यूटिव समरी। समझ आ गई मेरी बात? अब आता है आगे। आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है ना? कोई भी बिजनेस, कोई भी एग्जीक्यूटिव समरी। अब एग्जीक्यूटिव समरी क्या होता है जो हमने ये पढ़ा? एग्जीक्यूटिव समरी क्या होता है? एग्जीक्यूटिव समरीज लाइक एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट होते हैं समरी फॉर्म। एक रेगुलर ऐसे की समरी होती है, ब्रीफ होता है एग्जीक्यूटिव समरी। ब्रीफ, it will briefly state the purpose of the report. It will briefly describe the methodology used to investigate the issue, and it will list the key point and finding that are found in the report. एग्जीक्यूटिव समरी के अंदर एक ब्रीफ होता है कि जिसमें वो बताता है कि किस पर्पस के लिए रिपोर्ट बनाई जा रही है, क्या मेथड यूज किया गया है इन्वेस्टिगेशन करने का, क्या क्या की फाइंडिंग, क्या क्या की पॉइंट है, क्या क्या की फाइंडिंग है जो यूज किया जा रहा है। समझ आ गई? द बॉडी गिव डिटेल ऑफ द रेलिवेंट इवेल्युएशन प्रोसेस। बॉडी के अंदर आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हो, क्या इशू है, इसके बारे में इवेल्युएशन करते हो। ये सारा इसके अंदर आता है। की फाइंडिंग क्या होती है? की फाइंडिंग या रिकमेंडेशन में आपको पता चलता है कि भाई कंक्लूजन। कंक्लूजन की फाइंडिंग क्या होती है? कंक्लूजन होता है। एग्जीक्यूटिव समरी क्या होती है? ब्रीफ होता है।
ब्रीफ। बॉडी क्या होती है, बॉडी के अंदर आप मेथड वगैरह ही बताते हो और की फाइंडिंग आपका कंक्लूजन होता है। समझ आ गई। अब आता है हमारे आगे इंट्रा डिपार्टमेंट और इंटर डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन। इंटर डिपार्टमेंट और इंट्रा डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन, दो तरह के कम्युनिकेशन होते हैं। डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन जो होते हैं, एक होता है इंटर डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन। जब एक डिपार्टमेंट का कम्युनिकेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट का कम्युनिकेशन किसी दूसरे डिपार्टमेंट से होता है, उसे बोलते हैं इंटर डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन। जैसे सेल डिपार्टमेंट ने कम्युनिकेट किया किससे, अकाउंट डिपार्टमेंट से। तो ये होता है एक डिपार्टमेंट का जब दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कम्युनिकेशन होता है, उसे इंटर डिपार्टमेंट बोलते हैं। इंट्रा डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन क्या होता है, इंट्रा डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन भाई सेम ऑर्गेनाइज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही आपस में लोग जब कम्युनिकेट करते हैं विद इन द डिपार्टमेंट, सॉरी डिपार्टमेंट के अंदर ही जब लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं। और इस तरह के जो कम्युनिकेशन होते हैं वो फॉर्मल होते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल। क्लियर है। और हर कोई बाउंड होता है एक दूसरे की सर्विस के लिए, तो ये आपको ध्यान में रखना है ना। इंटर डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन एंड इंट्रा डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन आपको पता होना चाहिए। अब आता है मेमोरेंडम, ध्यान से सुनना। मेमोरेंडम इंटर डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन के अंदर कई तरह के डॉक्यूमेंट यूज किए जाते हैं। जो इंटर डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन होता है वो फॉर्मल होता है, और इंटर डिपार्टमेंट के अंदर काफी सारे, इंटर डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन इज लार्जली फॉर्मल अफेयर। इंटर डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन विल इफेक्टिव व्हेन इट इज सपोर्टेड बाय गुड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। अब इंटर डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट यूज किए जाते हैं, डॉक्यूमेंट यूज्ड इन इंटर डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो इंटर डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन में यूज किए जाते हैं। सबसे पहले आता है मेमोरेंडम। मेमोरेंडम क्या होता है, मेमोरेंडम, मेमोरेंडम मेमोरेंडम को मेमो भी बोलते हैं। ऐसे वर्ड, ऐसा नोट या फिर ऐसा रिकॉर्ड जिसको फ्यूचर में यूज करने के लिए, द वर्ड एट बेस्ट मीन्स अ नोट और रिकॉर्ड फॉर फ्यूचर यूज। द वर्ड मेमोरेंडम क्या होता है, इट इज यूजफुल मोड ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन। ए मेमोरेंडम प्ले अ कन्वेंशनल एंड फ्लेक्सिबल रोल while much of inter and intra office communication is being done over the phone. Memorandum are preferred when we one need to convey writing information in writing. There are minor variation in the format but most memo have the same heading. That ये कहना चाह रहा है कि भाई ऐसे वर्ड जो फ्यूचर यूज के लिए रिकॉर्ड किए जाते हैं। मेमोरेंडम क्या होता है, इसको ध्यान से पढ़ना।
द वर्ड एट बेस्ट मीन्स नोट और रिकॉर्ड। भाई ऐसे वर्ड जिनको नोट किया जाता है या फिर रिकॉर्ड किया जाता है, किस चीज के लिए? फॉर द फ्यूचर यूज, फ्यूचर में यूज करने के लिए, किसी चीज को फ्यूचर के लिए। आपने आज कोई मेमोरेंडम बना दिया कि भाई विद रेफरेंस टू दिस ग्रांट आने वाले दिस दिन से लेके ये दिन तक ऑफिस, जैसे अब क्या है, मेमोरेंडम बन गया, नोटिस लग गया ऑफिस के अंदर, मान लो क्या लग गया कि भाई आने वाली 7, 8, 9, 10 को दिल्ली बंद रहेगी। किसकी वजह से बंद रहेगी? G20 की वजह से। तो वो क्या है? फ्यूचर में, फ्यूचर पर्पस के लिए उसको यूज किया जा रहा है, वो मेमोरेंडम है। समझ आ गई? तो ये मेमोरेंडम है। आगे बढ़ते हैं, और कौन कौन से आपको तो ध्यान में रखना है कि भाई इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन में कौन से डॉक्यूमेंट यूज किए जाते हैं। पहला डॉक्यूमेंट होता है मेमोरेंडम। ये कुछ नहीं करना, ये काट देना, ये एग्जांपल है, ये सब काट देना। ये सब काट दो, ये एग्जांपल है, ये आपके काम के नहीं है, ये आपके काम में नहीं आएंगे। और क्या क्या अब आता है? दूसरा कौन सा डॉक्यूमेंट यूज किया जाता है? MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। दूसरा क्या यूज किया जाता है? MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का? बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। MIS जो हम पढ़ेंगे, ये हमें ध्यान से सुनना है और ध्यान से इसको सुनना। ध्यान से सुनना। MIS होता क्या है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कंसेप्ट जो होता है, एग्जीक्यूटिव इन ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड लीडरशिप डायरेक्शन फॉर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, सुपरवाइजिंग, कंट्रोलिंग बिजनेस एक्टिविटी। जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो मैनेजर लेवल के होते हैं लोग, वो क्या प्रोवाइड करते हैं? वो लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं, डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। किस पर्पस के लिए? प्लानिंग करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए, स्टाफ करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। ईच ऑफ दिस बिजनेस एक्टिविटी इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। हर एक एक्टिविटी के अंदर क्या होता है? अगर हमें प्लानिंग करनी है, अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन करना है, अगर हमें स्टाफ करना है, सुपरवाइज करना है, हर एक चीज के लिए क्या जरूरी है? हर एक चीज के लिए डिसीजन लेना जरूरी है। फॉर डिसीजन मेकिंग एग्जीक्यूटिव नीड द इंफॉर्मेशन। अब डिसीजन लेने के लिए एग्जीक्यूटिव्स को, मैनेजर्स को इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड इज टू बी प्रोवाइड बाय द इंफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट, डाटा प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट। With the increased competition in the era of information economy, the demand of organized need-based information is increasing day by day. Depend upon the hierarchy, the information need differ.
Accordingly, different types of information system are required. To achieve this goal, different types of information system are devised by the organization. The MIS derive from these information system used in the organization. भाई हर एक मैनेजर को, हर एक एग्जीक्यूटिव को प्लानिंग करने के लिए, ऑर्गेनाइजिंग करने के लिए, स्टाफ करने के लिए, स्टाफिंग करने के लिए और सुपरवाइज करने के लिए डिसीजन की जरूरत होती है, डिसीजन लेने की जरूरत होती है, डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग वो कैसे करेंगे? उनके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन फिर कौन देते हैं? इंफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट, डाटा प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट। लेकिन आज के टाइम पे जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जा रही है, तो एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। तो MIS जो है इसी इंफॉर्मेशन सिस्टम से डिराइव हुआ है। समझ आ गई? अब आते हैं फीचर्स क्या है। मेजर पोस्टुलेट्स ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। भाई क्या क्या फीचर्स हैं एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के क्या क्या फीचर्स हैं? पहला, इंफॉर्मेशन फॉर्म ऑफ MIS इज पीरियोडिक, एक्सेप्शंस एंड बेस्ड ऑन डिमांड्स। जो इंफॉर्मेशन होती है वो आपको मंथली मिल सकती है, हफ्ते में मिल सकती है, 2 महीने में मिल सकती है, पीरियोडिक होती है। एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस पे बेस्ड होती है और बेस्ड ऑन डिमांड, जब मांगी जाती है तब आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है। इंफॉर्मेशन फॉर्मेट आर प्री स्पेसिफाई एंड फिक्स। भाई आपको किस फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन चाहिए वो पहले से ही फिक्स होता है। इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइड बाय एक्सट्रैक्शन एंड मैनिपुलेशन ऑफ ऑपरेशन डाटा। इंफॉर्मेशन कहां से दी जाती है? ऑपरेशनल डाटा में से एक्सट्रैक्ट करके, निकाल के। इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। MIS सिस्टम जो होता है, परफॉर्मेंस सिस्टम, जो परफॉर्मेंस होती है ऑर्गेनाइजेशन की, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इट सपोर्ट द इंटेलिजेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन स्टेज ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग की जो इंटेलिजेंस और इम्प्लीमेंटेशन स्टेज होती है डिसीजन मेकिंग की, उसको क्या करती है? सपोर्ट करती है। इट सपोर्ट स्ट्रक्चर डिसीजन फॉर ऑपरेशन एंड टैक्टिकल प्लानिंग एंड कंट्रोल। ये सारा क्या होता है? ये फीचर होते हैं किसके? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के। किसके होते हैं? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के। आगे बढ़ते हैं। पर्पस क्या है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का? पर्पस क्या है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का? ध्यान से सुनना। किस पर्पस के लिए मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाए जाते हैं? पर्पस ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बात करते हैं। पर्पस ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। Well-defined management information system provide information to all the level of management। भाई एक अच्छे से अगर आपने मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बना रखा है तो वो हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट को क्या करता है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और किन किन पर्पस के लिए मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को बनाया जाता है? पहला, रिपोर्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस के बारे में MIS रिपोर्ट देता है किसको? टैक्स अथॉरिटी को, शेयर होल्डर को, रेगुलेटरी अथॉरिटी को, किसी भी स्टॉक होल्डर को, स्टेक होल्डर को, किसी कस्टमर को। भाई प्रिपेयर करता है फ्यूचर प्लान, कंपनी के फ्यूचर प्लान क्या होंगे। एक्सरसाइज करता है डे टू डे कंट्रोल ऑन द वेरियस ऑपरेशन। एलोकेट करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। अलाउ करता है मैनेजमेंट बाय द एक्सेप्शन। डेवलप करता है डाटाबेस ऑफ द बिजनेस पार्टनर एंड डेवलप करता है ट्रेनिंग टूल्स।
तो वही पर्पस क्या, किन पर्पस के लिए MIS को बनाया गया है। MIS का पर्पस क्या है? पहला, रिपोर्ट टू द मैनेजमेंट परफॉर्मेंस, टू रिपोर्ट द मैनेजमेंट परफॉर्मेंस, टू प्रिपेयर द फ्यूचर प्लान्स, to exercise the day-to-day control, to allocate the different types of resources, to allow management to develop database and to develop training tools। ये सारे क्या है? ये सारे के सारे पर्पस है। समझ आ गए? एलिमेंट क्या है MIS के? MIS तीन चीजों से मिलके बना है। पहला मैनेजमेंट, दूसरा इंफॉर्मेशन, तीसरा सिस्टम। अगर आपसे कोई पूछे OMR में, आपसे ये पूछ सकता है एलिमेंट क्या है, एलिमेंट आपसे पूछ सकते हैं। तो एलिमेंट किन, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम किन तीन चीजों से मिलकर बना है? ये मैनेजमेंट प्लस इंफॉर्मेशन प्लस सिस्टम से मिलकर बना है। समझ आ गई मेरी बात? ये तीन चीजों से मिलकर बना है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप काट सकते हो। These are not important. Structure. Structure of management information system. Structure of management information system. मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा है, बात करते हैं। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा है, बात करते हैं। द लेवल ऑफ मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ, हर एक मैनेजमेंट के अंदर टॉप लेवल होता है, मिडिल लेवल होता है, फर्स्ट लेवल होता है। ये सारे के सारे क्या होते हैं? मैनेजमेंट के लेवल होते हैं। टॉप लेवल, मिडिल लेवल। आपसे पूछ सकते हैं कितने तरह की मैनेजमेंट होती है, तो आप बताओगे टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट, फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट। और इनकी एक्टिविटी क्या होती है? इनकी एक्टिविटी तीन तरह की होती है। पहला स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल। समझ आ गई? हर एक इंफॉर्मेशन, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट कौन सी होती है? टॉप लेवल मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टॉप लेवल मैनेजमेंट कौन सी होती है, बात करते हैं। टॉप मैनेजमेंट डिफाइन अ सेट ऑफ मैनेजमेंट पोजीशन। Top management is defined as a set of management positions which are concerned with the overall task of the designing, directing, and managing the organization of the internal matter। टॉप मैनेजमेंट जो होती है, एक सबसे बड़ी, सबसे टॉप लेवल की मैनेजमेंट होती है, जिसका काम क्या होता है? डायरेक्ट करने का और मैनेज करने का। इसके अंदर कौन कौन आते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर चेयरमैन आते हैं, लिख लो। टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन आते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर बेटा आते हैं हमारे पास टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं चेयरमैन, चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर,
कंपनी सेक्रेटरी, ये सारे टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है डायरेक्शन देना, डायरेक्शन देना। बस इसको ऊपर ऊपर से पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगा। मिडिल लेवल के अंदर मैनेजर आते हैं, फाइनेंस मैनेजर, सेल मैनेजर, अलग अलग डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंटल हेड जो होते हैं। इसके अंदर मिडिल लेवल मैनेजमेंट में डिपार्टमेंटल हेड्स आते हैं। ये इतना वो नहीं है, बस इसको ऊपर ऊपर से एक बार पढ़ लेना आप, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। बाकी इतना करो आप यहाँ तक, ये वाला मैं नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड करूंगा और इसको मैं खत्म करवा दूंगा। बाकी अभी खत्म करवा देता हूँ आपको। मैंने बताया है कि किस तरह से पढ़ना है। अब बात करते हैं करेक्टरिस्टिक की। टॉप लेवल मैनेजमेंट में टॉप अथॉरिटी आती है, मिडिल लेवल के अंदर आती हैं हमारे पास जैसे मैनेजर वैनेजर हो गए, और सुपरवाइजर के अंदर आती हैं ब्लू कॉलर। इसमें कौन होते हैं? ब्लू कॉलर। ब्लू कॉलर आते हैं फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट के अंदर। कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे? सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, हेडिंग हेडिंग याद करो। एमआईएस के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? कॉम्प्रिहेंसिवनेस, कोऑर्डिनेटेड, सब सिस्टम, इंटीग्रेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। ये इसके क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। आपको सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपसे लिखना थोड़ी है, ओएमआर में पूछा जाएगा आपसे। आपको सिर्फ हेडिंग का पता होना चाहिए कि भाई कैरेक्टरिस्टिक क्या है। कंप्लीटनेस होनी चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिवनेस होनी चाहिए, कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए, सब सिस्टम होना चाहिए, इंटीग्रेशन होना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डाटा इनटू इंफॉर्मेशन होना चाहिए। आपको ये याद करना है प्रॉपर अच्छे से। उसके बाद और क्या क्या होना चाहिए? एनहांस प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, कंफर्म टू मैनेजर होना चाहिए, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, यूज इस्टेब्लिश क्वालिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, फीडबैक होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। आपको ये हेडिंग बिल्कुल जो है पी जाने हैं घोट के अच्छे से, ये हेडिंग पी जाने हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, ये सारे हेडिंग आपको पी जाने हैं, क्योंकि आपसे सारा नहीं पूछेगा। अगर ओएमआर में पूछेगा तो ये हेडिंग पूछेगा। सिलेक्टिव शेयरिंग डाटा कंप्यूटराइज्ड, 14 के 14 हेडिंग आपको याद होने चाहिए, है ना। ये 14 के 14 हेडिंग आपको याद होने चाहिए। और एमआईएस के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? अगर किसी कंपनी को अपने उसमें एमआईएस लगवाना है, उसके लिए क्या क्या होना जरूरी है? हार्डवेयर, हार्डवेयर मतलब आपके पास हार्डवेयर प्रॉपर कंप्यूटर सिस्टम होना चाहिए, सॉफ्टवेयर होना चाहिए, डाटाबेस होना चाहिए, प्रोसीजर होने चाहिए, ऑपरेशन पर्सनल होने चाहिए। आपके पास ये चीजें होनी चाहिए। समझ आ गई? तो ये है लिमिटेशन क्या है हमारी इसकी। द क्वालिटी ऑफ आउटपुट इज बेसिकली गवर्न बाय द क्वालिटी ऑफ इनपुट एंड प्रोसेसर। जो क्वालिटी ऑफ आउटपुट है वो कौन गवर्न करता है? वो क्वालिटी ऑफ इनपुट गवर्न करना है। एमआईएस इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट। एमआईएस may not have requisite flexibility. MIS cannot provide tailor-made information. ये सारा लिमिटेशन है, ये सारी क्या है? लिमिटेशन है कि भाई पहला जो क्वालिटी ऑफ आउटपुट होती है वो सेम होती है क्वालिटी ऑफ इनपुट। भाई एमआईएस मैनेजमेंट को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। एमआईएस मे नॉट हैव रिक्विजिट फ्लेक्सिबिलिटी, आप उसको क्विकली अपडेट नहीं कर सकते। MIS cannot provide tailor-made information. MIS take into account mainly quantitative factor. ये सिर्फ quantitative factor को ही कंसिडर करता है, नॉन क्वांटिटेटिव फैक्टर को ये कंसिडर नहीं करता। डिसीजन मेकिंग में, नॉन प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग में ये लेस यूजफुल है। इफेक्टिवनेस ऑफ MIS इज रिड्यूस इन ऑर्गेनाइजेशन। और पॉइंट नंबर 8, MIS इफेक्टिवनेस डिक्रीज द ड्यू फ्रीक्वेंट चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो बच्चों जो आपको प्लीज बताया है वही याद करना, इसमें ज्यादा कुछ इसमें है नहीं है। और इसमें ये 14
हेडिंग, जो इनके हेडिंग के नाम है वो इसको याद कर लेना, सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और ये आपका चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम एक नया चैप्टर करेंगे। जितना कराया गया है